सो हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉप एमसीक्यू क्लासेस। सो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं जो हमारे राजस्थान पुलिस भर्ती 2014 है उसका प्रश्न पत्र हल करने वाले हैं, जो 1/6/2014 को हुआ था। 120 क्वेश्चन इसमें आते हैं, उसमें से पहले ही हमने जीके के क्वेश्चन डाल दिए। आज हम रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। ये पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2014 का। हमारा जो टॉपिक है आज है वो है आपकी रीजनिंग का। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। एक बंदर एक खंबे पर पहले मिनट में 8 मीटर ऊपर चढ़ता है, दूसरे मिनट में 2 मिनट नीचे फिसल जाता है। यदि खंबे की कुल ऊंचाई 62 मीटर है तो बंदर को उस खंबे पर चढ़ने में कितना समय लगेगा। देखिए, एक चीज़ ध्यान देखिए कि 8 मीटर वो चढ़ता है और उसमें से 2 मीटर नीचे फिसलता है, यानी वो अप्रोक्सीमेटली 2 मिनट के अंदर, दूसरे मिनट में क्या होता है, फिसलता है। तो 2 मिनट के अंदर वो कितना चढ़ रहा है, 6 मीटर चढ़ रहा है। बट ये ध्यान रखिए कि जहाँ तक वो पहुँच जाता है, अपनी जो सीमा है, अपनी जो लक्ष्य है, वहाँ पे पहुँचने के बाद वो नहीं फिसलेगा। तो देखिए, हम यहाँ पे 62 मीटर चढ़ाना है, तो यानी 6 × 10 करेंगे तो 60 मीटर चढ़ जाएगा वो। लेकिन क्या होगा कि उसके बाद फिर से चढ़ेगा तो वो कितना चढ़ जाएगा, 66 मीटर, जबकि हमें पूछा 62 मीटर। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, 6 × 9 करिए, कितना हो जाएगा, 54। अब ये देखिए, यहाँ से हमने 18 मिनट लगा लिया, यानी 2 मिनट में चढ़ रहा है 6 मीटर। हमने 9 × मल्टीप्लाई किया तो 9 दूनी 18 मिनट तो चढ़ गया। अब एक चीज़ देखिए कि अगर हम नेक्स्ट स्टेप में यानी अगली 1 मिनट में चढ़ेंगे तो हम 8 चढ़ेंगे और 62 मीटर पे पहुंच जाएंगे। तो हमें यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 9 से मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज वो चढ़ने के बाद फिर से नहीं फिसलेगा। तो इसलिए ये क्या करेगा कि देखिए, 9 बार चढ़ेगा, 9 बार फिसलेगा, लेकिन 10वीं बार जब चढ़ेगा तो फिसलेगा नहीं, क्योंकि वो लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक थैली में 1 रुपये एवं 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना, 5:9 है। यदि थैली में कुल धन की राशि का मूल्य 76 रुपये है और 50 पैसों की संख्या कितनी होगी। एक चीज़ सोचिए कि हमें ये दे रखा है कि इसमें जो सिक्कों की संख्या है वो कितनी है, 76 रुपये है। इसमें से हमें ये दे दिया कि इसके अनुपात कितने। तो अगर मान लीजिए 1 रुपये की वैल्यू जो है 50 में हम कन्वर्ट करें तो आप बोलोगे कि 2 सिक्के हो जाएंगे, यानी 2 कॉइन हो जाएंगे 1 रुपये का। और इसका कितना, 50 पैसे का कितना कॉइन रहेगा, 1 कॉइन रहेगा। तो यहाँ पे 5:9 है। तो अगर हम वैल्यू की बात करें, यानी अगर हम वैल्यू की बात करें, ये तो सिक्कों का अनुपात है कि किस मात्रा में सिक्के। अगर हम इसके वैल्यू की बात करें तो इसकी क्या होगी, डबल वैल्यू होगी। क्या होगी, इसकी डबल वैल्यू होगी, बिकॉज आपका 1 रुपया कितना होता है, 2 बार 50 पैसों के बराबर होता है। तो यहाँ पे इसकी डबल वैल्यू होगी, यानी 10, और इसको हम सिंगल वैल्यू में रखेंगे, यानी हमारा अनुपात कितना होगा, 10:9 होगा। 10 और 9 कितना हो गया, 19 हो गया। अब देखिए, 76 रुपये है, हमें पता है वैल्यू का अनुपात कितना, वैल्यू का कुल अनुपात कितना है, 19। अब हमें वैल्यू के अनुपात में निकालना है, 50 पैसे निकालना है, तो 9 से 9 चौके 36, सॉरी 9, 19 चौके 76 और 4 में 36, यानी 36 रुपये आ गए। यानी 50 रुपये वाली जो 50 पैसे जो हैं उनकी वैल्यू कितनी है, 36 रुपये। अगर हमें इस सिक्कों में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, बिकॉज 1 रुपये में कितने सिक्के होते हैं भाई, 1 रुपये। अगर मान लीजिए 1 रुपये में 50 पैसे के करेंगे तो 2 सिक्के होंगे, जबकि हमारे पास यहाँ पे 36 रुपये हैं। तो इसके सिक्कों की कन्वर्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 72 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, चलिए क्या बोलता है। देखिए, सचिन सचिन दक्षिण दिशा में 40 मीटर चलकर वह दाहिनी ओर 60 मीटर चलता है। इसके पश्चात पुनः दाहिने मुड़कर 80 मीटर चलता है। अब सचिन अपने प्रथम स्थान से कितनी मीटर की दूरी में और किस दिशा में। ध्यान दीजिए, इसको अब आसानी से बना सकते हो। देखिए, यहाँ से अगर मैंने कोई भी लाइन खींची तो आप लोगों को ये पता है कि ये कौन सी दिशा है। आप ये आपको हमेशा पता होता है कि हम उत्तर दक्षिण ये लिखते हैं। अगर आप पूर्व पश्चिम में कंफ्यूज है तो ध्यान दीजिए, माइंड में लीजिए आपका जो मैप है इंडिया का, तो उसमें पश्चिम बंगाल जो है वो पूर्व में है। तो अगर इस तरह हम मैप ले रहे हैं, यहाँ पे जम्मू है तो इधर क्या होता है, पश्चिम बंगाल होता है। तो इधर आप क्या लिख दीजिए, पूर्व दिशा लिख दीजिए, बिकॉज आपका पश्चिम बंगाल पूर्व दिशा में है और ये क्या आ जाएगा, पश्चिम आ जाएगा।
ठीक है। अब आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, आपको ये माइंड में हो जाना चाहिए। अभी मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, लेकिन आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करते हो तो ये अच्छे से तैयार हो जाता है। अब देखिए, अब हमें जो चलना है उसका डायग्राम बना लेते हैं कि किस तरफ जा रहा है ये, वो हमें पता लग जाएगा। देखिए 40 मीटर दक्षिण की दिशा में चला, ठीक है। यहाँ से 40 मीटर मैंने क्या लिख दिया, दक्षिण की दिशा लिख दी, ठीक है। यहाँ पे पहुँच गया वो। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड आपको पता होना चाहिए। ज़्यादातर स्टूडेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, राइट हैंड के होते हैं। जब आप दक्षिण दिशा की बात कर रहे हैं तो जो राइट हैंड है उसके अंदर आपकी कौन सी दिशा चली। अगर आपको बोलेगा कि आप क्या हो जाइए, दाईं तरफ मुड़ जाइए, तो दाईं तरफ का मतलब क्या है, दक्षिण दिशा में उल्टा हो जाता है। जिस तरह अभी जो मैं लिख रहा हूँ ये मेरा क्या है, राइट हैंड है और ये मेरा लेफ्ट हैंड है। लेकिन अगर हम दक्षिण दिशा की बात कर रहे हैं तो ये मेरा राइट होगा और ये मेरा क्या होगा, लेफ्ट होगा। यानी उत्तर दिशा की बात करें तो आपका सेम है, अगर आपके दक्षिण दिशा की बात करेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपस में बदल जाएगा। तो यहाँ पे हमें बोला कि वो अपने दाहिनी ओर मुड़कर कितना, यहाँ पे देखिए दाहिनी ओर मुड़कर कितना जा रहा है, 60 मीटर जा रहा है। तो हम दाहिनी ओर मुड़ना है, तो ये मेरा राइट है अभी मैं लिख रहा हूँ तो, लेकिन हम दक्षिण दिशा की बात कर रहे हैं तो मेरा दाहिनी तरफ किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। तो मैंने यहाँ पे 60 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे मैं अगर बोलूँ तो यहाँ पे मेरा दाहिनी तरफ कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। वहाँ से ये 80 मीटर जा रहा है, यानी 80 मीटर थोड़ा लंबा ही होगा। एक मिनट से यहाँ से मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, ये मान लीजिए 80 मीटर हो गया। अब आप देखिए कि ये 40 मीटर है, तो यहाँ से हमारी जो है ये 40 मीटर है और ऊपर भी 40 मीटर रह जाएगा, क्योंकि 80 मीटर चला ना हमारे। तो अब ये पूछ रहा है कि कौन सी दिशा में है। तो पहली चीज़ तो ये दिशा कौन सी है, दिशा कौन सी हो जाएगी, इधर से। पहली चीज़ तो ऊपर है तो उत्तर दिशा हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे हमने डायग्राम बनाया था तो इस तरफ कौन सी थी, पश्चिम थी। तो ये क्या है, उत्तर पश्चिम में आ गया। क्या आ गया, उत्तर पश्चिम में आ गया, ठीक है। अब हमारी बात रही कि हमें वैल्यू कैसे निकालनी है। अब देखिए ये आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि आप वैल्यू कैसे निकालते हो, ठीक है। वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, आप कैसे निकालते हो इस पे डिपेंड करेगी। जैसे मान लीजिए ये डायग्राम था हमारा, बना था ये डायग्राम बना था। यहाँ पे 40 बचा था, यहाँ पे आपका कितना था, 60 था और ये 40 था, ठीक है। ये 60 था इसलिए ये दूरी भी कितनी होगी, 60 होगी। अब यहाँ पे सोचिए कि अगर हमें ये तिरछी लंबाई निकालनी है तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, यानी 40 की स्क्वायर प्लस 60 की स्क्वायर और अंडर रूट। तो यहाँ से हमें कितना मिला, 1600 प्लस ये कितना मिला, 3600। तो ये अंडर रूट में आ गया। 3600 और 1600 कितना होता है, 5200 होता है। 5200 अंडर रूट में आ गया। अब इसको सोल्व करने से बेहतर है ये सोचिए कि इसका आसपास कितना होता है। जब आप ये सोचोगे कि 7 का कितना होता है, 49 होता है। मैंने एक जीरो लगा दी कि 70 का कितना होगा, 4900। तो ये उसके आसपास ही होना चाहिए, क्योंकि 80 का तो कितना हो जाएगा, 6400 हो जाएगा। तो ये इनके बीच में है। तो हमें पता है कि यहाँ पे सब कुछ दे रखा है, बट यहाँ पे जो निकटतम वैल्यू है वो कौन सी है, 72.11 उत्तर पश्चिम। या फिर आप उत्तर पश्चिम से भी निकाल सकते हो, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। किसी ठोस घनाकार आकृति की सभी बाहरी सतहों का समान रंग से रंगा गया तथा इस प्रकार काटा गया कि 64 जो है बराबर घन बन सके। 64 घनों में ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी सतह पर केवल एक सतह ही रंगीन होनी चाहिए। अब सोचिए कि एक सतह हमें रंगीन करनी है। अब आपको क्यूब का पता होना चाहिए कि क्यूब कैसे बनती है, और क्यूब के हिसाब से मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए मान लीजिए ये आपकी क्यूब है, ठीक है। ये क्यूब है और क्यूब के हमारे पास पता है कि 6 होती है। क्यूब में 6 क्या होती है, सतह होती है। ऐसे बनती है हमारी क्यूब, जिसमें हमारे क्या होता है, ये 3D डायग्राम मैं बना के दिखा रहा हूँ। बाकी आपका ये क्वेश्चन 2D डायग्राम में हो जाएगा। देखिए अगर हम इसको 64 में बांट रहे हैं तो हमें पता है हमारा किस तरह बटेगा, बराबर हमें बांटना है ये क्यूब को 64 में। तो ये इस तरह बट जाएगा, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ये। ठीक है, फिर इस तरह बटेगा ये। देखिए ये आपके दिमाग पे डिपेंड करता है कि आप कितना सोच पाते हैं। यहाँ से बट गया, ठीक है।
ये आपको दिख रहा है कि यहाँ से हमारा ये 64 में बट गया, क्योंकि हमारे पास जो है यहाँ पे कितने आपको 16 नज़र आ रहे हैं, और इसी तरह इसके 4 बनेंगे तो 16 चौके 64 हो जाएगा। अब यहाँ पे सोचिए कि एक सतह वाले ढूंढने हैं। अब सोचिए कि यहाँ से इसकी बात करें, हम ये जो है इसकी बात करें तो ये क्या होगा भाई, इसके साथ इसमें साइड वाली भुजा होगी, उसके साथ भी होगा। जैसे इसके ये 3D डायग्राम होगा तो इसके यहाँ पे वाली भुजा है उसके ऊपर भी होगा, इसके साइड वाली पे भी रंग होगा, इसके साइड वाले भी रंग होगा, इसके साइड में। तो अगर हम ये निकालें, ये वाला जो निकालें, तो इसके पास दोनों भुजा, एक तो ऊपर होगा, एक साइड में होगा, एक इस तरफ होगा, तो 3 भुजाओं पे रंग। यानी हमें तो कितनी सतह पे रंग चाहिए, सिर्फ एक पे। तो यानी ये सारे चारों जो है आपस में, जो साइड वाली है, जो किनारों पे है, वो सारी क्या होगी, रंगीन होगी। तो हमारी कौन सी भुजाएं होगी जो सिर्फ एक रंग से रंगी होगी, तो ये जो चारों भुजाएं हैं आपकी, इसके ऊपर किसी प्रकार का रंग और नहीं मिलेगा, सिर्फ ऊपर वाली सतह ही क्या होगी आपकी, रंगीन होगी। तो ये अगर मान लीजिए कि आपकी 4 है और हमें पता है कि टोटल 6 भुजाएं हैं, तो टोटल हमारी 6 सतहें हैं, तो 6 चौके कितना हो जाएगा, 24 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किसी विद्यालय में फॉर्म जमा कराने की एक पंक्ति में रमेश आगे से 10वें स्थान पे है। चलिए रमेश का देख लेते हैं। रमेश क्या है, आगे से 10वें स्थान पे है। ये रमेश है, 10वें स्थान पे है, ठीक है। अगर हम बात करें कि आगे सुरेश पीछे से 5वें स्थान पे खड़ा है, तो सुरेश जो है पीछे से 5वें स्थान पे है, सुरेश, ठीक है। अगर हम ये यदि दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, जैसे इनका क्या हो गया, आपस में स्थान बदल लिया इन्होंने, ऐसे करके स्थान बदल लिया इन्होंने, ठीक है, स्थान बदल लिया। अब क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि रमेश आगे से 19वां स्थान पे आ जाता है। यानी अभी रमेश यहाँ पे आ गया है, रमेश कहाँ पे, यहाँ पे, लेकिन अब जो है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने नंबर पे है, 19वें, आगे से 19वें। अब एक सपोज कीजिए कि पीछे से कितना है, 5वां, और आगे से कितना है, 19वां। अब हमारा जो टोटल होता है कि टोटल स्टूडेंट कितने, उसका फॉर्मूला क्या होता है, आपको मैं बता दूं, आपको अगर नहीं पता है तो टोटल हम निकाल सकते हैं। 19वां और 5वां हमें पता चल गया ना, तो हम टोटल निकालते हैं। टोटल कैसे स्टूडेंट निकाले जाते हैं, टोटल निकाले जाएंगे लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ठीक है, लेफ्ट राइट प्लस 1 होता है। तो इसका देख लीजिए, 19 प्लस 5 दोनों तरफ से गिना गया, माइनस होगा, क्या है, दोनों तरफ से गिना जाता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो एक माइनस करना हमें, तो ये कितना आ जाएगा, 23। यानी टोटल स्टूडेंट कितने, 23। ये मैं बाद में बताऊंगा आपको लेफ्ट राइट क्यों होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से 1 2 और ये बीच में है। अब सोचिए कि ये इधर से कितने स्थान पे, दूसरे पे, इधर से कितने स्थान पे, दूसरे पे, जबकि 2 प्लस 2 कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। यानी एक माइनस, क्योंकि ये 2 बार गिना जा रहा है, इसलिए हम एक माइनस करते हैं, बस ये बात ध्यान रखिएगा। अब हमें पूछता है कि सुरेश की पीछे से स्थिति कितनी है, तो पीछे से देखिए सुरेश आगे से कितना है, आगे से कितना हो गया, 10वां, क्योंकि इन्होंने क्या कर लिया, स्थान चेंज। अब 23 नंबर है, हमें पता है कि लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 बराबर टोटल होता है, यानी 23 है, तो ये इधर जाके जुड़ जाएगा, 24 हो जाएगा। अब 24 माइनस 10 कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 14वें स्थान पे। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या बोलता है, नेक्स्ट बोलता है कि किसी कूट भाषा में पुअर को कितना लिखता है, 66, एस को कितना लिखता है, 41, तो बॉय को कितना लिखेगा। हमेशा ध्यान रखिए, इसमें आपको अल्फ़ाबेटिक वैल्यू याद होनी चाहिए, कौन कितने पे स्थान होता है, स्थान पे आता है। तो इसके लिए सबसे आसान तो ये है कि आप इसको याद रखिए, इजोटी को, इजोटी, इजोटी क्या है, बेसिकली 5 10 15 20 25 इन पे आता है, ठीक है। ये हमें पता है तो हम आसानी से कर देंगे। जैसे पुअर लिखा है, तो पुअर को मैं लिखूं तो ओ का मुझे पता है, इजोटी 15 पे आता है, तो 15 15। अब ओ पी, तो पी कितने पे आ जाए, 16, तो ओ पी क्यू आर, आर पे कितने पे आ जाएगा, पी क्यू आर, 16 17 18 पे, ये हमें पता चल गया। अब इनको जोड़ो, ये तो 30 हो गया, और ये कितना हो जाएगा अभी, 34, यानी ये कितने पे आ रहा है, 64 पे। यानी यहाँ पे आप एक्स्ट्रा में कितना जोड़ रहे हो, 2 जोड़ रहे हो, यह मुझे पता चला। मैं एक बार क्लैरिफाई करूँगा नेक्स्ट से। एस में लिखा है तो ए का कितना होता है, ए का कितना होता है, 1, एस का कितना होता है, तो मतलब एस टी, यानी टी अगर 20 है तो एस कितना होगा, 19 प्लस 19, 19 दूनी 38 और 1 39, 39 प्लस 2 41, यानी यही फॉर्मूला चल रहा है, यही आपका क्या चल रहा है, फॉर्मेट चल रहा है। तो आपको कंफर्म हो गया कि इसी के अंतर आपको ये सोल्व करना है।
तो मैंने यहाँ पे बॉय लिखा हुआ है, बॉय, BOY बॉय। तो इजोटी में ये 25 से हमें पता चल गया, ये 15 पता चल गया, ये पता ही होता है 2, 15 25 40 और 2 42, 42 में हम कितना जोड़ रहे हैं 2, तो ये 44 आ गया। नेक्स्ट देखिए मंकी को, अब इसमें सबसे आसान ये होता है कि आप आमने सामने रख दीजिए, ठीक है, आमने सामने लिख दीजिए, आराम से हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि राजस्थान पुलिस के अंदर आपको टाइम तो मिलेगा बट आपका गलत नहीं होना चाहिए, यहाँ से आप पूरे से पूरे मार्क लेके आ सकते हो, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ से सोचिए, कुछ आपको हिंट जरूर मिलता है। जैसे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे देखिए के दे रखा है KLM, यानी यहाँ पे एक सीक्वेंस बन रहा है। यहाँ पे देखिए WXY, यानी यहाँ पे सीक्वेंस बन रहा है। तो मैं इसका सीधा सा बनाने की कोशिश करूँगा। पहले मैं R को लेता हूँ, R को लेता हूँ तो रिवर्स चल रहा है ना, माइनस करना है। यहाँ से देखिए ऊपर से नीचे आए तो माइनस किया, तो R का माइनस क्या इतना हो जाएगा भाई, क्या होता है R का माइनस, PQR, यानी क्या आना चाहिए, P आना चाहिए। स्टार्टिंग में क्या आना चाहिए, P। अब लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला ही कन्फर्म किया हमने, T, इसमें भी माइनस में करना है, तो T कब आता है, PQRST, ठीक है, तो लास्ट में कितना आएगा R। तो ये चेक कीजिए कि P और R किसी में है क्या, क्योंकि एक एक सबको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें पैटर्न पता चल गया, हम देख सकते हैं। तो हमें देखते हैं C में क्या दे रखा है, यही ऑप्शन दे रखा है P और लास्ट में R दे रखा है, तो हमें पता चल गया। नेक्स्ट यहाँ पे हमें दिया है कि एक पानी के जार में 1500 सैनिकों के लिए कितना खाना है, 45 दिनों का, और 15 दिन बाद 500 सैनिक चले गए, उसके बाद शेष कितने सैनिकों के लिए खाना बचा है वो हमें बताना है। तो सिंपल है, पहले आप जिस तरह आपको पता है उस तरह कीजिए। जैसे मुझे पता है कि 1500 लोगों के लिए 45 दिनों का खाना बाकी है, ठीक बात है। अब 15 दिन बाद 500 लोग जाएंगे, तो मुझे पता है 15 दिन तो वो खा लिए, यानी अब जो हमारे पास बचा है वो 1500 लोगों का 30 दिनों का खाना बचा है ना। अब हमें ये पता चल गया कि 15 में से सिर्फ 500 लोग चले गए। अब मैंने कहा कि 1500 इंटू 30 हमारे पास टोटल वैल्यू बची हुई है, और हमारे जो सैनिक है वो अब 1000 रहे हैं, तो यहाँ से 500 से काट दिए, 500 दूनी 1000, 500 थी 1500, यहाँ से 2 से काटा तो 15, 15 थी कितना आ गया 45, यानी 45 डेज का खाना हमारे पास अभी बाकी है, कितने लोगों के लिए, 1000 लोगों के लिए। नेक्स्ट देखिए, एक व्यापारी के पास 3 प्रकार का तेल है जिनकी मात्रा क्रमशः से 42, 56, 63 लीटर है। इनको समान धारिता वाले डब्बों में भरने के लिए कुल कितने डब्बों की आवश्यकता होगी। तो सीधा सीधा पता है कि हमें क्या निकालना है, कॉमन चीज़ निकालनी है, कॉमन ऐसा निकालना है जिससे क्या हो जाए, ये सारे तेल आपके समान डब्बों में भरे जा सकें। तो मैंने कहा इसका एलसीएम ले लीजिए, 42, 56, 63। देखिए आप जितने मैथ में ज़्यादा होशियार हैं उसके हिसाब से आप कीजिए। मैं इसका अगर बनाना चाहूँ तो मुझे पता है 7 6 के 42 होता है, फिर मैं इसको टुकड़ों में बांट सकता हूँ कि 7 का तो 7 ही रहता है और 6 का 3 गुना 2 हो जाएगा, तो मुझे इसका एलसीएम तो सीधा मिल गया। 56 का करूँ तो 8 गुना 7 होगा, 7 कांस्टेंट रहता है तो इसका 2 गुना 2 गुना 2 गुना और 7 हो जाएगा, ठीक है। 63 का करूँ तो 21 ये 63 होता है और इसका 7 ये 21, तो ये हो गया। अब मुझे एक ही चीज़ कॉमन नज़र आ रही है, यहाँ पे 7 इसमें है, 7 इसमें है, 7 इसमें है, 3 इसमें 2 बार है लेकिन इनमें नहीं है, तो ये नहीं होगा। इसमें 2 है, इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, तो इसकी एक ही कॉमन चीज़ है 7। तो अब देखिए डब्बों की आवश्यकता, 42 लीटर को 7 में भरेंगे, 42/7 यानी 6 डब्बे चलेंगे। इसमें करेंगे 56/7 तो कितने डब्बे आएंगे, 8 डब्बे चाहिए। 63 में 7 का डिवाइड करेंगे तो कितने, 9 डब्बे चाहिए, यानी 6 + 7 + 6 + 8 + 9 डब्बे हमें चाहिए। तो 8 9 17 6 23 डब्बे चाहिए, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी ने हिंदी या अंग्रेजी या दोनों विषयों के लिए 80% विद्यार्थियों ने हिंदी विषय लिया, अंग्रेजी विषय लेने विद्यार्थियों की संख्या हिंदी विषय लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या की आधी थी। मान लीजिए किसी भी 100 मान लीजिए परसेंटेज में हम जब लेते हैं तो कोई भी वैल्यू कितनी होती है, 100। तो इसमें से मैंने कहा 80 ने क्या ले लिया, हिंदी ले लिया। आपने बोला इंग्लिश ने, इससे आधे लोगों ने लिया, यानी 40 लोगों ने हिंदी लिया, इंग्लिश लिया। तो आप पूछ रहे हो कि दोनों लोगों ने कितना लिया, तो मुझे पता है मेरी टोटल वैल्यू ही 100 है लेकिन इनका योग कितना रहा है, 120। तो आप समझ गए कि 20 लोग ऐसे हैं जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट लिए और दोनों तरफ काउंट हो रहे हैं, यानी 20 इसमें भी गिने जा रहे हैं और इसमें भी गिने जा रहे हैं, इसलिए तो 120 आ रहे हैं। तो आपको पता चल गया 20% ऐसे लोग हैं जो दोनों विषय लिए हैं। 6 टीमों की एक फुटबॉल प्रतियोगिता में प्रत्येक टीम को शेष अन्य सभी टीमों से एक एक मैच खेलना है। प्रतियोगिता में कुल कितने मैच खेले जाएंगे।
अच्छा, ये एक अच्छा टॉपिक रहता है। जैसे हाथ मिलाने वाले, इनको कैसे सोल्व किया जा सकता है, देखिए बहुत ही सिंपल सी अप्रोच है। यहाँ से सोचिए कि मान लीजिए 8 टीम है, 6 टीम है, ए बी सी डी ई एफ, यही तो है। मैंने कहा कि इसको ए बी के साथ, सी के साथ, डी के साथ, ई के साथ, एफ के साथ मैच खेलना पड़ेगा। चलिए, ए ने बी के साथ खेला, ए ने सी के साथ खेला, ए ने डी के साथ खेला, इसी तरह ई और एफ के साथ खेलेगा। अब बताइए बी किसके साथ खेलेगा? बी ए के साथ तो खेल चुका है ये वाला मैच, तो बी किसके साथ खेलेगा? सी। बी डी के साथ, ई के साथ, एफ के साथ, ठीक है, इतना ही मैच खेल पाएगा। अब मैंने कहा कि सी की बारी करते हैं, तो सी आपने पता कि सी ए के साथ खेल चुका है, बी के साथ खेल चुका है, तो सी कैसे खेलेगा? डी, ई और एफ के साथ। अगर मैं डी की बात करूं तो डी किसके साथ खेलेगा? आप बोलोगे डी ए के साथ खेल चुका है, बी के साथ खेल, सी के साथ खेल चुका है, तो डी ई और एफ के साथ खेलेगा। इसी तरह ई किसके साथ खेलेगा? तो आप बोलोगे ए के साथ खेल चुका है, बी के साथ खेल चुका है और सी के साथ भी खेल चुका है, और किसके साथ खेल चुका है? डी के साथ, यानी एफ के साथ खेलेगा। अगर मैंने एफ की बात की तो आप बोलोगे ए के साथ खेल चुका, बी के साथ खेल चुका, सी के साथ खेल चुका, डी के साथ खेल चुका और ई के साथ भी खेल चुका, तो एफ तो किसी के साथ नहीं खेलेगा ना। अब तो सबके साथ खेल चुका। तो आपने बोला कि यहाँ पे हमने 5 मैच खेले, यहाँ पे हमने 4 मैच खेले, यहाँ से 3 मैच खेले और यहाँ से 2 हमने मैच खेले और लास्ट में हमने 1 मैच खेला। तो 5 और 9, 3 12, 2 14 और 1 15, 15 मैच खेले। देखिए सबसे आसान है, लेकिन आपको पता है अगर, तभी आप ये मेथड लगा पाओगे। अब इसके बाद इसको ट्राई कीजिएगा, मैंने आपको बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन दिया है इसका। नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके पुत्र के आयु से 5 गुना अधिक है। यदि 7 वर्षों बाद दोनों का आयु का योग 68 वर्ष हो गया। यानी देखिए, अगर मान लीजिए कि आज कोई व्यक्ति है और उसका जो बेटा है उससे वो कितना गुना है? 7 गुना बड़ा है, लेकिन 7 वर्ष बाद ये बता रहा है कि इसकी आयु का योग 68 हो गया। अब एक चीज़ बताइए कि जो 68 हुआ है उसमें 7 वर्ष तो इसके प्लस हो गए, 7 प्लस इसके प्लस हो गए, यानी इसमें से अगर मैं 14 घटा दूं तो इसके वर्तमान आयु का योग आ जाएगा, जो कि कितना है? 54 वर्ष। अब मुझे पता चल गया कि ये 7 गुना है और वो 1 गुना है, इनका अनुपात निकाल लो, 7 और 1 8 हो गया 8। अब हमें क्या निकालना, यहाँ से कितना जाएगा भाई? 5 गुना है, सॉरी 5 गुना, 5 गुना है, ठीक है, 5 और 1 अनुपात होगा, तो 5 और 1 6 हो गया, तो 6 कर लो। अब हमें किसका निकालना है? डी का, पुत्र का निकालना है, तो पुत्र का अनुपात कितना है? 1, तो 9 छिके 54 होता है, तो 9 वर्ष इसकी आयु आ जाएगी। तो इसमें किसी को दिक्कत है तो बताओ। चलिए आगे देखिए, यह बोल रहा है कै और खै 2 शहर एक सीधी सड़क पे 300 किमी की दूरी पर स्थित है। राम कार द्वारा 60 किमी प्रति घंटा की गति से कै शहर से खै शहर की ओर चलता है। उसी समय श्याम 90 किमी प्रति घंटा की गति से खै शहर से कै शहर की ओर चलता है। वे दोनों कै शहर से कितनी दूर व कितने समय बाद मिलेंगे? पहली चीज तो इनके बीच की दूरी कितनी है? 300। अब एक चीज सोचिए कि इसकी 60 घंटे है इधर से और इसकी 90 घंटे हैं। आप बोलोगे कि इसकी जो गति है वो 30 घंटा एक्स्ट्रा है, यानी अगर ये 2 घंटा चल ले तो इसके क्या हो जाएगा? 1 घंटे के बराबर आ जाएगा। यानी ये 2 घंटा चलेगा और ये 3 घंटा चलेगा, तब बराबर हो जाएंगे। तो मैंने कहा कि यहाँ से चलना शुरू किया, 300 मीटर है, चलना शुरू किया, इसने 60 चला, ठीक है, इसने कितना चला? 90 चला। अब इनके बीच की दूरी कितनी रहेगी? ये 60 आ चुका है, ये 90 आ चुका है, यानी 150 मीटर ये तय कर चुके हैं, 150 मीटर ये तय कर चुके हैं। अब आगे इसने चला, भाई 60 तो चलेगा 1 घंटे के अंदर, दूसरे घंटे में ये 120, 60 और चला तो ये 120 पे पहुंच गया, और ये दूसरे घंटे में कितने पे पहुंच गया? 180 पे, यानी दोनों का योग कितना आ गया? 300। यानी ये एक ही पॉइंट पे पहुंच गए, क्योंकि ये कितना चल रहा है? 30 किलोमीटर फालतू चल रहा है, तो ये तो क्या चलेगा 2 घंटे में, और वो क्या चलेगा, ये तो 2 घंटे में कितना चल जाएगा? 180, और वो कितना चल जाएगा? 120, यानी इनका योग कितना आ गया? 300। यानी ये पॉइंट पे जो मिलेंगे तब वो कितनी दूरी होगी? तो ये पूछ रहे कै शहर से कितनी दूरी होगी, तो इधर से हम कितने चले? सिर्फ 120, तो 120 हो जाएगा, और 2 घंटे की दूरी होगी, क्योंकि उसने 180 चला और इसने 120 चला 2 घंटे में, 300 आ गया टोटल। चलिए, किसी संख्या में, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए
किसी संख्या में 7 जोड़कर उसको 7 गुना करके उसमें 11 जोड़ने से उसका परिणाम 760 हो जाता है। सिंपल है। मैंने कहा 7 जोड़कर किसी संख्या में, कोई संख्या, मैंने कहा ये संख्या x है और इसमें मैंने 7 जोड़ दी। इसने कहा इसमें 7 गुना करो, मैंने 7 गुना किया। इसमें 11 जोड़ दो, मैंने 11 जोड़ दिया। अब बोलो रिजल्ट 760 आएगा। मैंने कहा इसको हम गुना करके देखते हैं। तो 7 को x से किया 7x और 7 को 7 से किया 49 प्लस 11 बराबर कितना 760। अब मैंने 7x लिखा, 49 और 11 कितना होता है 60 होता है, बराबर 760। अब ये वैल्यू है और ये भी वैल्यू है, ये तो एचआर है, इसका तो हमें पता नहीं, तो मैंने इसको इधर भेज दिया। तो 7x बराबर क्या हो गया 760 माइनस 60 हो गया। तो 7x बराबर कितना आया 700। अब 7x बराबर 700 है तो x बराबर कितना हो जाएगा 100। यही हमें पूछा है कि वो संख्या कौन सी है, और ये आपका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, रवि अपनी साइकिल को 1170 में बेच दी। साइकिल को उसने खरीदे गए मूल्य से 10% कम पे बेचा। हमें पता है कि अगर हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो पूरी वैल्यू कितनी हो जाती है 100। मान लीजिए इसने 100 में खरीदा, 10% कम यानी 90 में बेच दिया। लेकिन ये 90 जो हमें यहाँ पे दे रखा है उसकी वैल्यू ये कितनी बता रहा है 1170। इसने कहा कि 10% कम में बेचा, जो प्राइस कितना है 1170, यानी 90 बराबर कितना आपका 1170। मैंने कहा 1170 अगर 90 बराबर है तो मुझे जानना है 100 बराबर कितना होगा। तो 0 से 0 क्या 13 में 117 होता है, 13 इंटू 100 कितना हो गया 1300, यानी वो वैल्यू हमारी कितनी थी 1300। तो ये था पहला पार्ट। इसके आगे मैंने 15 क्वेश्चन और करवाने हैं, और राजस्थान पुलिस के, राजस्थान जेल परेडी के जितने भी राजस्थान पुलिस के डिपार्टमेंट है उसके सब क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।